लेट स्टार्ट। हमने फिनिश किया था एनेबल टू इंडिविजुअलाइज तक। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वो प्रूविंग वगैरह के बारे में बताया हुआ था। रेमेडी को किस तरीके से समझना है वो बताया गया था। तो आई होप सभी लोगों को वो समझा होगा। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, दैट इज टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन, हियर अगेन ही प्रोग्रेसेस फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। तो हमने लास्ट में जो बात करी थी कल, वो डिसीज की बात कर ली थी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मेडिसिन की। कि अगर फिजिशियन को पता है कि हमारी मेडिसिन में क्या क्यूरेटिव है, if the physician clearly perceive what is curative in medicine, that is to say in each individual medicine, here again he progresses from generals to particular। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर हम उसको समझेंगे। He cannot become acquainted clearly with the action of medicines individually until he becomes acquainted with the action of medicine collectively, proceeding from a collective study to a particular. This is to be done by studying provings. Suppose we were to start out in this class and make a proving of some unknown drug. Suppose हम एक unknown drug का proving start कर रहे हैं ना, it would be expected that you would all bring out the same symptoms, but the same general features would run through this class of provers. Each individual would have his own peculiarities. तो हमने कल डिसीज में देखा था, हमने एपिडेमिक का एग्जांपल देके देखा था कि जब एपिडेमिक आता है हम 15 20 25 लोगों को स्टडी करते हैं। बहुत से सिम्टम्स सभी लोगों में कॉमन देखने के लिए मिलते हैं, पर कुछ सिम्टम्स होता है जो हर इंडिविजुअल में यूनिक होता है। हम उन सभी लोगों को कलेक्टिवली एक इमेज क्रिएट करते हैं और उसे डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम नोट कर लेते हैं। तो ये 20 25 लोगों की अलग अलग बीमारी नहीं है, अब ये हो गई एक इंडिविजुअल बीमारी। अब हमने इसको समझ के कुछ 5 6 रेमेडीज निकाल ली। वो रेमेडीज हमें इजी प्रिस्क्रिप्शन में एपिडेमिक में हेल्प कर सकती है। अब उसी तरीके से हम मेडिसिन को पढ़ रहे हैं कि हमने एक मेडिसिन, सपोज एक अननोन मेडिसिन है, उसे प्रूव किया लोगों पे। और लोगों पे प्रूव करने के बाद हमें पता चला कि बहुत से जनरल फीचर्स है जो सभी लोगों में कॉमनली देखने के लिए मिल रहे, बट हर इंडिविजुअल अपना कुछ ना कुछ पेक्यूलियरिटी शो करेगा, राइट। तो जैसे नंबर 1 वाला जो इंडिविजुअल है वो माइंड के सिम्टम्स ज्यादा अच्छे से बता सकता है। नंबर 2 के इंडिविजुअल में शायद बॉवल्स के सिम्टम्स जो है ज्यादा क्लियर हो जाए। नंबर 3 का जो पेशेंट है वो शायद हील सिम्टम्स जो है वो वेरी स्ट्रांगली शो कर सकता है। तो नाउ इफ दिस वर कलेक्टेड टूगेदर as if one man had proved the medicine, we would then have an image of that medicine। और अगर हमने इस चीज को कलेक्टिवली ले लिया और एक मेडिसिन का पिक्चर बना दिया, फर्स्ट वाले ने क्या दिया, सेकंड वाले ने क्या दिया, थर्ड ने क्या दिया, फोर्थ ने क्या दिया, 20 लोगों ने जो दिया, वो सभी चीज को हमने कलेक्ट कर लिया और एक पूरा मेडिसिन का इमेज क्रिएट कर दिया। और अब हम इस इमेज को एज अ इंडिविजुअल, एज अ मतलब एक सिंगल बॉडी हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। So now if this were collected together as if one man had proved the medicine, we would then have an image of that medicine. If we had 100 provers, we would go through the whole nature of this remedy and perceive how it affected the human race, how it acted as a unit। तो हमने अगर 100 लोगों पे ये चीजें देखी तो हमें पता चलेगा कि 100 लोगों में अलग अलग क्या क्या सिम्टम्स आए, और हम एज ए इंडिविजुअल, एज अ वन यूनिट उस चीज को पढ़ेंगे, उस चीज को समझेंगे। तो ये बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? ये हमें बताया जा रहा है कि हमें मेडिसिन का स्टडी, हमारा जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसका स्टडी कैसे करना है, एज ए यूनिट हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें उसके जनरल फीचर्स जानने हैं जो लगभग मेजोरिटी ऑफ लोगों में रन कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ। What I have said before about studying the nature of disease must be applied to the study of nature of remedy। तो जो हमने कल पढ़ा था कि नेचर ऑफ डिसीज को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोगों का पढ़ के एक यूनिट बना के, और उसी तरीके से हमें मेडिसिन को भी पढ़ना चाहिए। A remedy is in a remedy is in condition to be studied as a whole when it is on paper, the mind symptoms under one heading, the symptoms of the scalp under another heading, and so on throughout the entire body according to Hahnemann's schema। तो जैसे Hahnemann का स्कीमा है कि हम एक एक चीज, माइंड को, हेड को, फेस को, थ्रोट, ये सब चीजें डिस्क्राइब करते हैं, उसी तरीके से हमें मेडिसिन को भी इन जनरल पूरा समझने की पहले कोशिश करनी है।
We may go on adding to it, developing it. Nothing which of the symptoms or groups of symptoms are the most prominent. A remedy is not fully proved until it has permeated and made sick all regions of the body. तो फुल प्रूविंग कब होती है? फुल प्रूविंग जब होगी जब उसने हर बॉडी के एस्पेक्ट को कुछ ना कुछ लेवल पे टच किया और वहां से सिम्टम प्रोड्यूस किया. Permeated and made sick all the regions of the body. When it has done this, is it this it is ready for study and for use. तो अब ये रेमेडी रेडी हो चुकी है. अब ये रेमेडी का हम स्टडी कर सकते हैं. मेनी ऑफ आवर प्रूविंग्स आर ओनली फ्रेगमेंट्स. और इसीलिए हम बहुत सी रेमेडीज का देखते हैं कि सिर्फ फ्रेगमेंट हमें पता हो, छोटी छोटी चीजें पता होती. शायद वो एक्चुअल में भी स्मॉल रेमेडीज हो सकती है, बट उसकी अगर और ज्यादा इन डिटेल प्रूविंग की जाए तो शायद हमें उन रेमेडीज के अलग एस्पेक्ट्स भी पता चल सकते हैं. एंड आर गिवन इन द बुक्स फॉर व्हाट दे आर वर्थ. Hahnemann followed up in full of all the remedies that he handed down to us. In this, the symptoms have been brought out upon the entire man. Each individual medicine must be studied in that way as to how it changes the human race. तो हमें ये सब पढ़ के सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि हमें एक होम्योपैथी मेडिसिन का स्टडी कैसे करना है. तो जिस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं, हम अलग अलग बुक से एक मेडिसिन को पढ़ते हैं, तो हमें एक बुक में कुछ अलग शेड मिलता है, एक बुक में कुछ अलग शेड मिलता है. बात बस ये है कि हमें हर रिलायबल ऑथर को पढ़ना है, कि जिन पे हम रिलाय कर सकते हैं, जिनकी प्रूविंग्स पे, जिनकी दी गई डिटेल्स पे, उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे हम रिलाय कर सकते हैं. तो जब हम इन सब चीजों को, आज की डेट में हम प्रूविंग्स तो पढ़ते नहीं है, बट जब हम इन सब ऑथर्स को पढ़ते हैं तो हमें एक ही रेमेडी के अलग अलग शेड्स पता चलता है. तो सिर्फ ये बात बताई जा रही है कि आपको मेडिसिन को इसी तरीके से पढ़ना है और मेडिसिन को इन इट्स होल एक्सटेंट जानना है ना. टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्रॉनिक मायजम्स, to understand the nature of the chronic miasms, psora, syphilis, and psychosis, the homeopath must proceed in identically the same way as with the acute. Hahnemann has put on paper an image of psora. For 11 years, he collected the symptoms of those patients who were undoubtedly sorry and arranged them in an schematic form until the nature of this great miasm became apparent. Following upon that, he published anti-soric remedies, which in their nature have a similarity to Sora. To be a really successful physician, the homeopath must proceed along the same lines in regard to syphilis and psychosis. Now, when the physician sees, as it were, in an image, the nature of disease, when he is acquainted with every disease to which we are subject, and when he sees the nature of the remedies in a common use just as clearly as he perceives disease, then on listing the symptoms of a sick man, he knows instantly the remedies that have produced upon healthy man symptoms similar to this. This is what paragraph 3 teaches. तो aphorism 3 में हमने जो सीखा है वो यही है कि it looks towards making the homeopathic physician so intelligent that when he goes to the bedside of a patient, he can clearly perceive the nature of disease and the nature of remedy. It is a matter of perception. It is a matter of perception. He sees with his understanding. And when a physician understands the nature of disease and of remedies, then it is that he will be skillful. तो हमें ओवरऑल ये समझ में आया कि जिस तरीके से हमें डिसीज का, मतलब जो हम मेडिसिन का पार्ट बोलते हैं कि हर बीमारी को हमें पता होना चाहिए, जो अलाइड पार्ट, वो जब हमें कॉमनली पता होगा और हमें हमारी कॉमन रेमेडीज या जो भी रेमेडीज जो अच्छी तरीके से प्रूव करी गई है उनका हर एक शेड पता होगा, देन एंड देन ओनली वी कैन अप्लाई इट. क्योंकि हम परसीव कर पाएंगे कि इस डिसीज में ये सब तो कॉमन सिम्टम्स है. अगर हमें कॉमन ही नहीं पता होगा तो हम अनकॉमन कैसे निकाल पाएंगे. तो ओवरऑल ये चैप्टर में हमें ये समझ में आया कि हमें पहले तो एक कॉमन डिसीज, सपोज कोई भी है, रूमेटिज्म का एग्जांपल देता हूँ तो वो एस्थमा हो गया, रूमेटिज्म हो गया, या कोई भी डिसीज है, वो डिसीज कॉमनली सभी लोगों में क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है ये हमें पता होना चाहिए. और कौन कौन सी डिसीज के, हर वो डिसीज के जिसके पेशेंट्स हमारे सामने आते हैं. अगर हमें डिसीज पता चल गई
तो सपोज एक आईबीएस का पेशेंट आया और आपको पता है कि आईबीएस में कॉमनली सभी लोगों में जो आज तक देखा गया है, जो बुक्स में लिखा गया है, ये 10 सिम्टम्स होते हैं। तो आप जब वो पेशेंट वो 10 सिम्टम्स डिस्क्राइब करेगा, जब हमें पता होगा कि यार ये तो कॉमन सिम्टम्स आईबीएस के, तो सबको होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप उन सिम्टम्स पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉमन सिम्टम्स। आप उस केस में से वो निकालेंगे जो पेक्यूलियरिटी है, जो उसका यूनिक फीचर है, जो उस इंडिविजुअल ने यूनिकली प्रोड्यूस की है, तो हम उस चीज को देखेंगे। अब हमने वो तो देख लिया, एक पार्ट हो गया कि डिसीज को समझ लिया, डिसीज का पेक्यूलियरिटी निकाल लिया। अब दूसरा पार्ट आता है कि हमने मेडिसिन को भी अलग अलग बुक से पढ़ा है, अलग अलग शेड्स को जाना है, तो हम इसे उन पेक्यूलियरिटीज को मैच करने की कोशिश करेंगे, और यही होम्योपैथी, यही हम करता है। यही चीज हमने इसमें क्लियरली थोड़ा समझने की कोशिश करी। और पैराग्राफ 3 हमें यही बताता है कि जब हम इंटेलिजेंटली इन दोनों चीजों को मैच कर लेते हैं, तब हम एक अच्छे होम्योपैथ है, हम एक स्किलफुल होम्योपैथ कहलाते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर सभी लोगों को क्लियर होगा। इसका जो फर्स्ट हाफ है वो हमने कल फिनिश किया था, आज हमने ये चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया। द पर्सन इज शोइंग दैट सेक्सुअल डिजायर। तो लैशिवियस में देखिए 3 मार्क रेमेडीज है, कुछ 6 से 7 रेमेडीज है जिनमें हमें इस तरीके का बिहेवियर देखने के लिए मिलेगा। तो लैशिवियस रूब्रिक में उसके आगे लिखा हुआ है लैशिवियसनेस लस्टफुल। वो पूरा रूब्रिक है लस्टफुल लैशिवियसनेस। तो सबसे पहली रेमेडी जो 3 मार्क में है, दैट इज हाइयोशैमस। तो हाइयोशैमस में शेमलेसनेस होता है, लैशिवियसनेस होता है, लस्टफुलनेस होता है, लैकेसिस में होता है, लिलियम टीग में होता है थर्ड रेमेडी, फोर्थ इज फॉस्फोरस ऑरिगेनम है ना ये रेमेडी पड़ी नहीं है उसका यस। तो जो वो लिखा हुआ है ORIG, वो रेमेडी है ऑरिगेनम मेजोराना। तो फर्स्ट रेमेडी इज हाइयोशैमस, सेकंड इज लैकेसिस, थर्ड इज लिलियम टीग, फोर्थ इज ऑरिगेनम, fifth is phosphorus, then picric acid, then platina, then staphysaline। तो अगर हमें इस तरीके का बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, लैक्शिवियस बिहेवियर, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज, या लस्टफुल वे में इंसान टॉक करने की कोशिश कर रहा है, बिहेव करने की, प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इन रेमेडीज का ख्याल आना चाहिए। अब हमारा वर्क ये है कि जब हम ये रेमेडीज पढ़ेंगे तो हमें डिफ्रेंशिएट होगा कि हाइयोशाइमस का लैशिवियसनेस कैसा है, लिलियम टिक का कैसा है, ऑरिगेनम का कैसा है, फॉस्फोरस का कैसा है। तो ये जब डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट समझ जाएंगे और बाकी टोटलिटी को मैच करके, मतलब ये रूब्रिक्स पढ़ने का मोटो ये होता है, अभी जो मैं सीख रहा हूँ उसके हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सपोज, क्योंकि हमने साइंस ऑफ होम्योपैथी भी लास्ट मंथ पढ़ी थी, उसमें हमने अंडरलाइनिंग का इंपॉर्टेंस देखा था कि जब आपको पेशेंट में कोई ना कोई एक या दो स्ट्रॉन्ग सिम्टम मिलता है कि यार ये 3+ है और ये तो बात पक्की है, ये पेशेंट में है ही। सपोज उस पेशेंट में आपको लैशिवियसनेस दिखती है कि इस पेशेंट में लैशिवियस बिहेवियर तो है ही, ये बात तो पक्की है, बाकी सब चीजें जो है वो डाउटफुल भी हो सकती है, या तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी लोअर हो सकती है। तो जब आप रेमेडी को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, एक केस टेकिंग का पार्ट बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं सीख रहा हूँ उसके हिसाब से कि जब आप केस टेकिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या किया है कि आप लैशिवियस रूब्रिक पे गए और आपने ये कुछ 5 6 7 रेमेडीज देखी। अब आप इन रेमेडीज के कुछ कीनोट्स एज अ लीडिंग, मतलब ये कब, एट द एंड जब आपको रेमेडी समझ में नहीं आ रही, तो आप इन रेमेडीज से उसकी बाकी पिक्चर मैच करने देखेंगे। जैसे सपोज हायोसैमस, तो इसमें हायोसैमस के कोई और दूसरे पॉइंट मिल रहे हैं क्या, पेशेंट चेम्बलेस है क्या, बाइटिंग है क्या, थोड़ा एंगर है क्या, ये सब चीजें उसमें मिल रही है क्या? चलो नहीं नहीं, हायोसैमस नहीं है, अल्जाइमर्स का बिहेवियर नहीं। दूसरा देखा लैकेसिस, अरे हाँ ये पेशेंट में तो दिख रहा है कि शायद ये टाइट भी नहीं बेयर कर सकता है, नाइट में इसका जो है वो रेस्पिरेशन अरेस्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड की कंप्लेंट से, शायद ये लैकेसिस हो सकता है, बिकॉज लैशिवियस में भी 3 मार्क में है और इसके कुछ सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं। वो मैच करने के बाद में फिर आप कुछ एक दो लीडिंग क्वेश्चंस लास्ट में पूछ सकते हैं टू कंफर्म योर रेमेडी। तो इस तरीके से जब हमें एक मेन रूब्रिक मिल जाता है, एक या दो, तो उसकी जो बोल्ड रेमेडीज है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर लैशिवियस की बात करें तो हमने ये 5 6 7 रेमेडीज देखी, और उसके बाद में 1 मार्क 2 मार्क में तो काफी सारी रेमेडीज। तो ये वाला रूब्रिक हमें क्लियर हुआ, लिविडनेस, उसमें हमने लैशिवियस देखा।
अब नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड चैप्टर में, अमोरस के नीचे ही। द रूब्रिक इज अम्यूजमेंट एवर्स टू, मतलब एवर्जन टू अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब आप लोगों को अपनी अपने भाषा में पता ही होगा, व्हाट वी से, बट फिर भी एक उसका डेफिनेशन क्या होता है आपको बता दूं। अम्यूजमेंट का मतलब होता है अ मीन अ मीन्स ऑफ अम्यूजिंग और एंटरटेनमेंट, कि जो चीज हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, जो हमें अम्यूज करती है, वो चीजों को हम अम्यूजमेंट कहते हैं। और इन सब चीजों से अगर इंसान एवर्जन है, उसे पसंद नहीं है, तो द रेमेडीज जो वहां पे लिस्टेड है वो 4 रेमेडीज है, बट सभी रेमेडीज 1 मार्क में है, तो दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट रेमेडीज। ठीक है, पराइटा काब हो गई, लीलियम टीक हो गई, ओलियंडर हो गई, सल्फर हो गई। और अगर अम्यूजमेंट डिजायर फॉर है, कि अगर किसी इंसान को अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट ये चाहिए, लॉन्गिंग है वो चीजों की, और वो आपको दिखता है अगर पेशेंट में, तो उसमें 2 मार्क में एक रेमेडी है, वो है लैकेसिस। PIPM जो है वो रेमेडी कौन सी है, एक बार देखता हूँ, उसका नाम हमें पता होना चाहिए। तो हाइपर मथिस्टिकम, ये एक रेमेडी होती है जिसमें भी अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। तो हमें ओवरऑल ये रूब्रिक में सिर्फ एक ही रेमेडी है जो 2 मार्क में मिली। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। तो देखिए, अब ये जो बुक है, ये बुक में अम्यूजमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन दिखा दिया हुआ है। जो हम रूब्रिक पढ़ रहे हैं, अम्यूजमेंट एवर्स टू, उसका डिस्क्रिप्शन है कि पीपल हु आर एवर्स टू एंटरटेनमेंट, टू डिस्ट्रैक्शन, टू प्ले, टू पासिंग देयर टाइम इन एन आइडल वे। तो इन तरीके के लोगों को हम अम्यूजमेंट एवर्स टू वाले रूब्रिक में डालेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि उसमें बराइटा कार्प भी है, लिलियम टिक भी है, बट आप आपके एक्सपीरियंस कारण अलग होता है। वो बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो शाय होता है, वो दूसरे लोगों में मिक्स नहीं हो पाता है। इसीलिए भी इस इंसान में हमें अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट मिनट। अब आवाज आ रही है मेरी क्लियर, डॉक्टर साक्षी? यस। हाँ ठीक। नेटवर्क इशू है, अच्छे से नहीं आ रही है। हेलो हेलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मेरे को। चैट में आप लिख के बताइए। ओके सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। हाँ। हमें पता चलेगा कि बराइटा कार्ब में कुछ अलग कॉज होता है, लिलियम टिक में कुछ अलग, और एम्यूजमेंट अगर डिजायर फॉर है तो उसमें लैकेसिस है। अब इसके बाद वाला जो रूब्रिक है, दैट इज बिग रूब्रिक। अब देखिए, ये बुक में ना उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो मैं उसको सिर्फ रीड कर देता हूँ, शायद आप लोगों को हेल्प करेगा वो। अब इसी से रिलेटेड रेपर्टरी में कुछ और रूब्रिक्स भी होता है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। एक रूब्रिक होता है गोइंग आउट एवर्जन टू, देखते हैं इसमें है कि नहीं, वो भी रिलेटेड रूब्रिक है। गोइंग आउट एवर्स टू, देखिए पेज नंबर 50 पे लिखा हुआ है गोइंग आउट एवर्जन टू। तो वो सिमिलर रूब्रिक है कि अम्यूजमेंट एवर्जन टू से, और उसमें रेमेडीज दी हुई है अमोनियम कार्ब, क्लेमेटिस, साइक्लामैन, है ना। तो हमें
उस रूब्रिक की रेमेडीज के साथ में इस रूब्रिक की रेमेडीज को भी पढ़ना चाहिए। हमें डिफरेंशिएट हो पाएगा कि इन रेमेडीज में क्यों है, उन रेमेडीज में क्यों। साथ ही में एक और रूब्रिक दिया हुआ है, इनडिफरेंस टू प्लेजर। ये भी एक रूब्रिक होता है। आप देखिए अपने इसमें इनडिफरेंस, माइंड इनडिफरेंस, इनडिफरेंस टू प्लेजर। ये है पेज नंबर 55 पे कैंट्स रेपर्टरी के। और उसमें देखिए 4 रेमेडीज है जो 3 मार्क में है। ये भी रिलेटेड रूब्रिक है, बट इसमें रेमेडीज ज्यादा लिखी हुई है। तो ये प्लेजर किसी भी तरीके का हो सकता है, इंसान जहां से भी प्लेजर डिराइव कर सकता है, उन सब प्लेजर से इस रेमेडीज को एवर्जन है। तो उसमें सबसे पहली रेमेडी जो आती है वो है हेल्लेबोरस। सेकंड आती है नाइट्रम म्यूर। अब आप जानेंगे कि नाइट्रम म्यूर को आप जानते हो कि नाइट्रम म्यूर में ये जो स्टेट है कि प्लेजर प्लेजर नहीं चाहिए, तो ये कब डेवलप होगा? जब वो डिसअपॉइंट हो जाता है, जब वो अपनी वॉल बिल्ड कर लेता है, जब वो अकेले रहना पसंद करता है, तो उस समय इस पेशेंट को इन सब प्लेजर्स में इंडल्ज होने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना इच्छा होती है। तो इसीलिए हमें हर रेमेडी का शेड पता होना चाहिए। ओपियम में भी है और सल्फर में भी है। तो ये 4 रेमेडीज में होता है प्लेजर इनडिफरेंस टू। ठीक है, तो ये भी उसी से रिलेटेड रूब्रिक है। एक और रूब्रिक होता है क्रॉस रेफरेंस, इन डिस्पोजिशन टू प्ले। देखिए, इन डिस्पोजिशन, ये नहीं मिला, किसी को मिला क्या ये रूब्रिक? तो हमें ये समझ में आया कि कुछ रूब्रिक्स है जो इससे रिलेटेड है। तो देखिए बराइटा का आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि व्हाई बराइटा का इज प्रेजेंट इन दिस रूब्रिक। तो इट इज नॉट सो दैट ही वुड नॉट लाइक टू अम्यूज हिमसेल्फ, बट बराइटा का इज वेरी टिमिड, वेरी बैशफुल, टू अफ्रेड ऑफ पीपल। इस इंसान को डर लगता है, लोगों में मिलना नहीं चाहता है, लोगों में शाइनेस है, टिमिडिटी है, बैशफुलनेस है। टू अफ्रेड ही माइट बी लाफ्ड एट। बराइटा का आपके बच्चे को डर होता है कि यार लोग मेरे पे हंसेंगे, इसीलिए इस इंसान में अम्यूजमेंट एवर्जन। ही इज द वॉल फ्लावर, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स, सिटिंग समवेयर इन द कॉर्नर। तो बराइटा आपका बच्चा आपको कहीं पे भी पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं दिखेगा। कहीं पे स्पोर्ट्स हो रहा है, वो हो रहा है, तो बराइटा का कोने में बैठा रहेगा। उसे डर रहता है कि लोग उसको, उसके कंफ्यूजन को देखेंगे, उसे जज करेंगे, उस पर हंसेंगे। और उसमें उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है कि वो किसी से मिल पाए। Alone staring and picking his nails and his fingers, or biting his nails, not amusing himself because he is too shy. He simply feels he is different from the rest of them because his mind is not acute. उसे ये लगता है कि मेरा माइंड एक्यूट नहीं है, मेरा माइंड दूसरी चीजों को अच्छे से परसीव नहीं कर पाता है जैसे दूसरे लोग कर पाते हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि मैं दूसरे लोगों से डिस्टेंस बनाए रखूं, मैं मेरा अकेला बैठा रहूं। He is dull, absent, retarded. He cannot concentrate. They do not understand quickly. They do not react quickly. Therefore, they are in this rubric. इसीलिए बराइटा का इस rubric में present है। लीलियम टिक का भी डिस्क्रिप्शन है, हम वो पढ़ लेते हैं। तो हमें इससे रेमेडी भी समझ में आ रही है कि वाई ये रेमेडी लिखी हुई है। तो लीलियम टिक में लिखा हुआ है कि अनदर रेमेडी दैट शुड बी एडेड इन फ्रूटलेस एक्टिविटी। He has a desire to do several things at once, as driven by an imperative duty. They are driven to be busy, but they do not amuse themselves. तो वो खुद को एंटरटेन नहीं करते, वो खुद को अम्यूज नहीं करते। बट हमने एक रुब्रिक देखा था कि बिजी फ्रूटलेसली, तो उसमें लिलियम टिक होनी चाहिए, क्योंकि इन इंसानों को आदत होती है कि वो हमेशा बिजी रहे। उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, उनका बिजीनेस का, उनका वर्क का, जो भी वो काम कर रहे हैं, बस बिना काम के कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, हमेशा बिजी है। बट ये लोग खुद को अम्यूज नहीं करेंगे, खुद को एंटरटेन नहीं करेंगे। दे आर वेरी, इन फैक्ट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज। फर्दरमोर, दे हैव fanatical religious ideas and amusement cannot be tolerated। तो उनके खुद अपने कुछ रिलीजियस आइडियाज होते हैं और अम्यूजमेंट इन लोगों को चलता भी नहीं है, वो टॉलरेट भी नहीं कर सकते।
just wasting their time, doing nothing, distracting their mind cannot be tolerated. In fact, they do not really perform something, but they feel they should. So just sitting there and listening to music is impossible for them. तो लिलियम टीक के लिए भी सिटिंग एक जगह बैठे रहना, शांति से गाने सुनना, खुद को एंटरटेन करना, खुद को अम्यूज करना इज इम्पॉसिबल. Typical for Lilium Teague as is that this mental state is a reflex state, depending usually on some pathological condition of uterus or ovaries और हार्ट. तो इस मेंटालिटी के साथ में आपको लिलियम टिक के पेशेंट में पैथोलॉजिकल लेवल पे क्या देखने के लिए मिलेगा कि समथिंग मतलब कुछ तो गड़बड़ विथ यूट्रस या ओवरीज या हार्ट. तो पैथोलॉजिकल लेवल पे वहां पे आपको कंप्लेंट देखने के लिए मिल सकती है. एंड यू विल फाइंड हिम इन मेंटल सिम्टम्स अल्टरनेटेड विथ फिजिकल सिम्टम्स. तो अगर इस तरीके की पिक्चर देखती है कि आदमी खुद को एंटरटेन नहीं करना चाहता है, वेरी सीरियस अपने इसमें ही है, बिजी फ्रूटलेसली, साथ ही में कोई यूटेराइन कंप्लेंट है और साथ ही में ये फिजिकल कंप्लेंट मेंटल कंप्लेंट के साथ अल्टरनेट कर रही है, देन यू विल थिंक ऑफ लिलियम. तो हर रेमेडी का शेड अपना अपना अलग है, इसीलिए हमें रेमेडी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए. उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि एज यू सी द मीनिंग ऑफ दिस वर्क इज टू ट्राई टू डिफरेंशिएट द रेमेडीज within the same rubric, all having the same symptom, but in a different way. This is not always very easy, but is very important. So this differentiating, मतलब ये differentiate करना रेमेडी को, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत सी बार ऐसा होता नहीं है पॉसिबल कि हम एक रेमेडी को दूसरे रेमेडी को इस एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाए, बट हम जितना ज्यादा मटेरियल मेडिका को पढ़ेंगे हमें उतना ज्यादा समझ में आएगा. अब नेक्स्ट रूब्रिक जो है वो एक बहुत बड़ा रूब्रिक है, वो है एंगर. एंगर में सबसे पहले तो क्रॉस रेफरेंस भी है कि सी इरिटेबिलिटी एंड क्वारल्स. तो हम इसका मीनिंग ले तो इसमें irascible. Irascible. एंगर इरासिबिलिटी लिखा हुआ है, सबसे मेन रूब्रिक जो है वो एंगर इरासिबिलिटी. इरासिबिलिटी का मतलब होता है, या इरासिबल का मतलब होता है कि शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर्ड. कोई इंसान जो जल्दी से गुस्सा हो जाता है, इजीली एंगर्ड. तो देखिए, अब इस तरीके के रूब्रिक है ना, इट वोंट हेल्प यू इन प्रिस्क्रिप्शन. व्हाई? बिकॉज आप अगर देखेंगे तो इसमें लगभग 100 के लगभग रेमेडी होती है. तो ये आपको नैरो डाउन करने की बजाय ये आपको क्या बोलते हैं और कंफ्यूज कर देगी. तो हमें रूब्रिक्स जो है इनके सब रूब्रिक्स को समझना है. और पेशेंट में भी अगर हमें एंगर दिखता है तो उसके सब रूब्रिक्स को हमें जानने की कोशिश करना है, उसके शेड को जानने की कोशिश करना है, वो क्यों है वो जानने की कोशिश करना है, कब होता है, कब कम होता है, किस तरीके से एक्सप्रेस होता है. तो वो सब चीजें हमें अपना सॉरी सब रूब्रिक्स में दी हुई है. तो मेन जो रेमेडीज है एंगर की, गुस्से की, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किन रेमेडीज में गुस्सा ज्यादा है या टेंडेंसी टुवर्ड्स गेटिंग एंग्री ज्यादा है. उसके लिए सबसे पहले हम 3 मार्क रेमेडीज जानते हैं. 3 मार्क रेमेडी में भी लगभग 10 से 15 रेमेडी होगी. सबसे पहले रेमेडी होती है एकोनाइट, सेकंड होती है एनाकार्डियम, आर्सेनिक, ऑरम, ब्रायोनिया, कैमोमिला, हिपारसल्फ, इग्नेशिया, कालिका, काली सल्फ, लाइकोपोडियम, नाइट्रम म्यूर, निट्रिक एसिड, नक्स वोमिका, पेट्रोलियम, सीपिया, स्टैफिसेग्रिया और सल्फर. तो ये मेन रेमेडीज जब हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इन सब रेमेडीज का डिस्क्रिप्शन एंगर वाले रूब्रिक में क्यों है और 3 मार्क्स में क्यों. अब इतना बड़ा रूब्रिक इज नॉट जो हमारे काम का नहीं है. अब हम इसका सब रूब्रिक समझने की कोशिश करें. एंगर मॉर्निंग, दिन के समय में अगर कोई एंग्री रहता है, बाकी पूरे दिन भर ही इज नॉर्मल, तो वी विल थिंक ऑफ दिस रूब्रिक. अब जो ये बुक है क्रॉस मतलब ये जो बुक है मेरे पास में, उसमें एंगर के लिए डिस्क्रिप्शन है कि एंगर as you see it is a giant of a rubric, but we will discuss only a few of the most important remedies in it. तो इन्होंने जो है कुछ रेमेडीज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. तो हम वो रेमेडीज को पढ़े या इनके क्रॉस रेफरेंसेस को पढ़े, सॉरी सब रूब्रिक्स को पढ़े, आप बताइए क्या करना है पहले. ये मेन जो रेमेडीज दी हुई है, इन रेमेडीज के डिस्क्रिप्शन को जानना है या इनके सब रूब्रिक्स को पढ़ना है.
रेमेडी डिस्क्रिप्शन। बाकी लोग? ठीक है, तो ये भी अच्छा है, हमें पता चल जाएगा और नया। तो मैं पढ़ता हूँ, सिर्फ आप सुनिए, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक्चुअली मेरे पास, मैं फोन में फोटोज है, मेरे पास बुक नहीं थी। मैं इसका फोटो आपको सेंड कर दूंगा, कौन सी बुक का मैं रेफरेंस दे। तो एंगर में जो मेन रेमेडी है, सबसे पहली एकोनाइट। एकोनाइट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। एकोनाइट इज मच मोर एन एंग्जाइटी रेमेडी देन एन एंगर रेमेडी। हमें पता है एकोनाइट में एंग्जाइटी ज्यादा होती है कंपेयर टू एंगर। These are states resulting from of some sudden terrors। सडन टेरर हो गया, घबराहट हो गई, सडन फ्राइट, एक्सीडेंट, रिजल्टिंग इन फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ क्राउड्स, फियर ऑफ क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स, और फियर ऑफ द फ्यूचर। In any case, if aconite has anger, it must be a sudden anger, like a storm, coming on very suddenly and going away very quickly। तो एकोनाइट इज मेनली अ फ्राइट रेमेडी, है ना, जिसमें डर ज्यादा होता है, एंग्जाइटी ज्यादा होती है। एंगर थोड़ा कम होता है, बट डर एंग्जाइटी जो है वो क्यों आता है? इट इज बिकॉज ऑफ, उसका एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है कि एकदम से कुछ टेरर आ गया, कुछ बैड न्यूज सुन लिया, कोई फ्राइट, कोई एक्सीडेंट। तो इन सब के कारण एकोनाइट में जो है सबसे पहला रिजल्ट आता है, वो है वो एक फियर ऑफ डेथ, है ना। फियर ऑफ डेथ डेवलप होता है, फियर ऑफ क्राउड्स डेवलप होता है, स्ट्रीट क्रॉस करने का फियर डेवलप होता है, फियर ऑफ क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स, फियर ऑफ फ्यूचर डेवलप होता है। बट अगर किसी भी केस में आपको ये सब भी दिख रहा है और साथ ही में अगर आप उसके एंगर की बात करें, तो एकोनाइट का जो एंगर है वो भी इसी तरीके से सडन होगा कि आया झट से ऊपर और कुछ ही देर में वापस गया। कि इफ द एकोनाइट हैज एंगर, इट मस्ट बी अ सडन एंगर, like a storm coming on very suddenly and going away very quickly। तो ये था एकोनाइट का डिस्क्रिप्शन। दूसरा रेमेडी है हमारे मेन बोल्ड रेमेडीज में, वो है एनाकार्डियम। अब हम एनाकार्डियम को समझते हैं कि इन एनाकार्डियम द एंगर इज इनसाइड, इज केप्ट इनसाइड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द इरेजोल्यूशन ऑफ एनाकार्डियम। हमें पता है कि एनाकार्डियम में ड्यूअलिटी होती है, उसमें जो कंफ्यूजन होता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसमें इरेजोल्यूशन होता है, तो चीजों को सॉल्व नहीं कर पाता है, ये करूँ कि वो करूँ, तो टू विल अपोजेस ईच अदर। तो इसीलिए एंगर जो है इसका, वो इनसाइड है, अंदर दबा हुआ है, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है सबसे पहली बात, और दूसरी चीज इरेजोल्यूशन। ही डज वन थिंग एंड थिंक्स अबाउट अनदर। करता है क्या, बट दिमाग में चलता रहता है किसी दूसरी चीज के बारे में। ही हैज द फीलिंग ऑफ हैविंग टू विल्स। उसे ऐसा लगता है कि उसकी दो आत्माएं, एक विल कह रही है कुछ और करने के लिए, एक विल कह रही है कुछ और करने के लिए। ये हमें मटेरियल के नॉलेज से पता है। ही डज नॉट रियली नो व्हाट ही वांट्स। उसको खुद को ही नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या, मैं ये करूँ क्या करूँ, पता ही नहीं। देयरफॉर ही इज इररिजोल्यूट, और इसीलिए वो कोई भी एक सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाता है, चीजों को सॉल्व नहीं कर पाता है, इररिजोल्यूट। Another keynote of anacardium is being hard, hard to people, hard to animals, cruelty, और इवन मैलिशियसनेस। मैलिशियसनेस का मतलब हमने देखा था कि टू टेंडेंसी टू हर्ट समबडी, इंक्लिनेशन टू हर्ट समबडी, है ना। तो एनिमल्स, क्रूअल्टी और मैलिशियसनेस, हैविंग प्लेजर इन द पेन ही प्रोवोक्स। तो दूसरे लोगों को वो जो दर्द देता है ना, तो एनाकार्डियम को उसमें मजा आता है, दूसरे लोगों को दर्द देने में। तो वापस पढ़ता हूँ, अनदर कीनोट ऑफ एनाकार्डियम इज बीइंग हार्ड, हार्ड टू पीपल और हार्ड टू एनिमल्स, क्रूअल्टी और इवन मैलिशियसनेस, हैविंग प्लेजर इन द पेन ही प्रोवोक्स। दूसरे लोगों में जो पेन वो प्रोवाइड करता है, दूसरे लोगों को जो वो दर्द देता है, उस दर्द में उसे मजा आता है। बट यूजुअली इट विल बी एन इनसाइड एंगर। फॉर इंस्टेंस, दे विल बी कर्सिंग। वो जो गुस्सा है वो मेनली जो रहेगा वो अंदर रहेगा। तो जैसे एनिमल को हर्ट कर रहा है, एनिमल को मार रहा है, तो उसमें उसका जो है गुस्सा एक्सप्रेस हो गया, है ना। वहां पे मतलब वो उससे लोअर कैटेगरी का है ना,
तो वहां पे उसने एक्सप्रेस कर दिया। और साथ ही में, एक मिनट जस्ट, एंड दे विल बी कर्सिंग। और ये एंगर जो है वो इनसाइड है, बट किस तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है? शायद वो कभी रूड वर्ड्स यूज कर सकता है ना, गालियां दे सकता है, कर्स कर सकता है। एंड दिस कैन बी द टिपिकल टॉर्चर्स और हैंगमैन और ex or of concentration camps. The basis is a lack of self-confidence and overcompensation is cruelty. तो एनाकार्डियम के पेशेंट में जो है गुस्सा तो बहुत है, बट गुस्सा एक्सप्रेस करने की ताकत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो अब ये एंगर है, तो इसके लिए कुछ तो कंपेंसेशन होना चाहिए कि ये निकालेगा कैसे। वो इन तरीके की क्रूअल बिहेवियर के साथ में उसका गुस्सा निकालने की कोशिश करता है। कभी गालियां देता है, कभी कर्स मतलब बैड वर्ड्स यूज करता है, कभी जानवरों को मारता है। तो और उसे इन ये सब चीजें करने में, दूसरों को दर्द पहुंचाने में उसे मजा आता है। सो दिस इज एन ओके। थर्ड रेमेडी विच इज रिटर्न इन द रूब्रिक एंगर इज आर्सेनिक। अब आर्सेनिक को हम पढ़ते हैं कि आर्सेनिक, हियर टू, एंजाइटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, फार मोर इंपॉर्टेंट देन एंगर। हमें पता है एकोनाइट में जिस तरीके से एंजाइटी इंपॉर्टेंट थी, उसी तरीके से इंपॉर्टेंट आर्सेनिक में भी जो है वो है एंजाइटी। एंगर से ज्यादा एंजाइटी होती है, इट इज एंजाइटी रेमेडी। हियर टू एंजाइटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, फार मोर इंपॉर्टेंट देन एंगर। इन फैक्ट, यूजुअली arsenic is perfectly in control, keeping everything inside out of fear of others, out of suspicion of others, the surroundings, the world around is a threat. तो ये परफेक्ट परफेक्टली खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है आर्सेनिक। गुस्सा तो होता है, बट व्हाई? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अदर्स। वो एक सेल्फिश रेमेडी है, वो खुद के बारे में ज्यादा सोचता है। तो ही विल फियर, फियर मतलब उसे डर भी बहुत ज्यादा, फियर ऑफ अदर्स, फियर अराइजिंग आउट ऑफ सस्पिशन ऑफ अदर, दूसरे लोगों पे डाउट करने की टेंडेंसी, उससे जो फियर अराइज। एंड द सराउंडिंग्स, द वर्ल्ड अराउंड इज अ थ्रेट। उसे लगता है कि जो आसपास के लोग हैं, आसपास का जो मेरा माहौल है, इट इज अ थ्रेट फॉर मी। तो इसीलिए वो खुद को बैलेंस में रखने की कोशिश करता है, खुद के अंदर चीजों को रखता है। एंड ही विल नॉट इजीली गिव यू हिज कॉन्फिडेंस, ही ऑलवेज कीप्स थिंग्स बिहाइंड द हैंड, and when he trusts someone, it will be an important person, someone who knows a lot, who can do a lot, who is an important person, a specialist. तो हमें पता है आर्सेनिक किन लोगों से दोस्ती करता है, किन लोगों से अपने संबंध बनाता है। वो उन लोगों से अपने रिलेशंस बनाता है जिनसे उसे बेनिफिट हो। जैसे हम कहते हैं कि फियर ऑफ बीइंग अलोन, आप अगर आर्सेनिक में देखेंगे तो आर्सेनिक के पेशेंट को आपको ये पूछना पड़ेगा कि फियर ऑफ बीइंग अलोन, चलो ठीक है, आप बीमार हो, आपको अकेले रहने से डर लगता है, बट आपके घर में, आपके रूम में सपोज मैंने एक कंपनी के लिए एक छोटे बच्चे को छोड़ दिया, आपको चलेगा क्या? वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज ही इज सेल्फिश। उसे ऐसा आदमी चाहिए कि अगर मैं हॉस्पिटल में, मेरे को ले जाना पड़े, मेरे को बीमारी मेरी बढ़ गई, मेरे को अटैक आ गया, मेरा कुछ भी तकलीफ हो गई, तो एक बड़ा आदमी साथ में होना चाहिए जो मेरे को हॉस्पिटल तक ले जा सके, मेरी हेल्प कर सके, मेरी मदद कर सके। ये इस तरीके का सेल्फिश इंसान है। तो वो बहुत कम लोगों पे ट्रस्ट करता है, और ट्रस्ट उसी इंसान पे करेगा जो आदमी उसको हेल्प प्रोवाइड कर पाएगा, जो आदमी उसके बारे में बहुत ज्यादा जानता है और वो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन साबित हो, वो एक स्पेशलिस्ट रहेगा। दे आर वेरी अटैच्ड टू मनी, टू पीपल with lots of influence, power, members of family, to doctors। तो इन सब लोगों से वो बहुत अटैच्ड होता है। दे आर अफ्रेड टू लूज देम बिकॉज दे वांट देयर सपोर्ट। तो आर्सेनिक में सपोर्ट चाहिए होता है, इसीलिए उसे डर होता है लोगों को खोने का, इंपॉर्टेंट लोगों को खोने का। एंड दे आर वेरी प्री ऑक्यूपाइड विथ देयर ओन symptoms, their health, their money, their persons, their jobs. They are fastidious in it. And when someone provokes a disorder, they can become angry. तो आर्सेनिक का गुस्सा कब डेवलप? उसका गुस्सा जब डेवलप होगा क्योंकि आर्सेनिक का पूरा लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड हिमसेल्फ। मैं, मेरा पैसा, मेरे लोग, मेरा जॉब, मेरे रिश्ते, है ना, मेरा पैसा, मेरे लोग है,
और मेरा जो ऑक्यूपेशन है, मेरी जो जॉब है, सब मे से रिलेटेड। और जब भी इस चीज में, मे वाली चीज में, क्योंकि वो उन सब चीजों को लेके बहुत पर्टिकुलर है, बहुत फास्टिडियस है, और जब ये चीज थोड़ी भी डिसऑर्डर्ड होती है, जब यहाँ पे थोड़ी भी गड़बड़ आती है, तो उस समय जो है वो आर्सेनिक में गुस्सा पैदा, कि अब नहीं चलेगा भाई, तू मेरे रिश्तों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे लोगों को, मेरे करीब के लोगों को, जो मेरी हेल्प करने वाले उनको ले जा रहा है, तो वहां पे उसका गुस्सा आएगा, एंड दे कैन बिकम एंग्री। और व्हेन समवन टेक्स अवे देयर सपोर्ट, जब उसकी लाइफ में से सपोर्ट को हटा दिया जाए, जब आर्सेनिक का पेशेंट गुस्सा करे, वेदर इट इज अ पर्सन, वेदर इट इज मनी और अ पोजीशन, then they can become angry, and then they will have joy at the misfortune of others, है ना। तो आर्सेनिक का गुस्सा हमें समझ में आए कि उसको जो चीजें चाहिए, वो चीजें से अगर इसे दूर कर दिया जाए, इसकी लाइफ में से हटा दिया जाए, उस समय आर्सेनिक का पेशेंट गुस्से में आएगा। नेक्स्ट रेमेडी है ऑरम, है ना। सो ऑरम, दिस इज द फर्स्ट टिपिकल एंगर रेमेडी, और ये एक्चुअल में एक टिपिकल एंगर रेमेडी। देयर एंगर विल बी अ वायलेंट वन, किकिंग एंड स्ट्राइकिंग, लात मार रहा है, फेंक रहा है, चीजों को मार रहा है। दे विल ऑल्सो सप्रेस देयर एंगर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर इट बस्ट आउट, देन दे फील they have supported things long enough. On the outside, they remain friendly for a long time, but they feel offended inside. तो उन्हें बुरा लगता है छोटी बातों का, और जल्दी ऑफेंड हो जाता है, बट वो शुरुआती के स्टेज में जो है वो अंदर बबूला हो रहा है, अंदर जो है वो ये सब चीजों के कारण वो गर्म हो रहा है, हीट अप हो रहा है। एंड पिक्चर योर सेल्फ, फॉर इंस्टेंस, अ पर्सन हु हैज डन हिज ड्यूटी, he does not permit himself any amusement, always arriving in time, always in the same bus, wearing always the same conventional clothes, never any go abouts, never making a chat along the road, never staying away for a beer, very conservative, even fastidious, according to the book, following the rules, following the law, the church, the duty, always avoiding things he could regret afterwards. Imagine such a person reproached about some work he has not done correctly, about some fancied mistakes, and then you would see an angry Aurum. तो एक ऐसा इंसान जो बहुत पर्टिकुलर अपनी लाइफ में सभी चीज बहुत ही प्रॉपर है, टाइम पे है, सेम क्लॉथ, अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभा रहा है, अपना काम एकदम परफेक्शन से कर रहा है, बहुत कंजर्वेटिव है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा है, कभी भी हैंग आउट के लिए कहीं जा नहीं रहा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल दिया है, कभी पार्टी के लिए गया या कुछ, लॉज को फॉलो कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, चर्च कर रहा है, अपना रिलीजन निभा रहा है, हर वो चीज वो कर रहा है जो चीज उसको जरूरी है लाइफ में, और हर वो चीज को अवॉइड कर रहा है जो चीजों के कारण उसको लाइफ में रिग्रेट आ सकता है। अगर ऐसे इंसान को किसी ने आके बोल दिया कि भाई तूने ये गलत करा, तो आप सिर्फ इमेजिन करो कि वो इंसान इतना पर्टिकुलर है, इतना सब कुछ सही कर रहा है, और उस आदमी को आके किसी ने रिप्रोच किया, कि इमेजिन सच अ पर्सन रिप्रोच्ड अबाउट सम वर्क ही हैज नॉट डन करेक्टली, कि भाई तूने ये काम सही से नहीं किया, अबाउट सम फैंसीड मिस्टेक, कि तेरी ये गलती होगी, एंड देन यू वुड सी एन एंग्री ऑरम, और अब आपको आग बबूला होता हुआ ऑरम दिखेगा, अब इसको गुस्सा आएगा, एंड ही वुड फील अ डीप मॉर्टिफिकेशन, दर्द होगा उसको, मॉर्टिफिकेशन फील होगा, अ डीप इनजस्टिस, इनजस्टिस फील होगा, ही वुड फील फोरसेकन, deserted, abandoned, and this feeling is boiling inside, और ये अंदर धीरे 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 ये फीलिंग जो है वो तप रही है, and one day he gets a stroke or he suffers a myocardial infarction, क्योंकि इतना अंदर रखा शुरुआती में, इतना आग बबूला हुआ, और एक दिन सडनली इस इंसान को हार्ट अटैक आया, एक दिन देखते हैं हम इसको इन्फेक्शन बढ़ जाता है, and so the inward anger has led to destruction of a vital organ, for instance the heart or the brain, especially the heart is the center of organ, क्योंकि हमें पता है organ का sphere of action is heart, center of organ, and while the stomach will be the target organ for कैलिकाप, और अगर कैलिकाप होगा या मिजीरियम होगा तो उसका टारगेट ऑर्गन विल बी स्टमक, जैसे ऑरम का इज हार्ट, and each remedy has some region or some organ or some function as a target of his energy.
In Aurum, it is the heart. Therefore, he will have palpitation from anger or after vexation. तो औरम के पेशेंट में हमें palpitation देखने के लिए मिलता है ड्यूरिंग एंगर या आफ्टर एंगर. And he does a lot for other people, but not with his heart. It is only his brain, his duty. So he does everything. लोगों के लिए वो बहुत कुछ करता है. But why? वो दिमाग चला गया. ऑरम इज गोल्ड. वो उसे ऊपर पहुंचना होता है, लेवल अपना अचीव करना होता है. तो वो सब चीज अपनी ड्यूटी को समझ के और अपना ब्रेन यूज करके करता है, इमोशंस में आके नहीं, हार्ट यूज करके नहीं. एंड देन ही इज वंडरिंग व्हाई आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ वर्क he does not encounter any sympathy for him. He feels rewarded with ingratitude, and this makes him angry. And if the anger is directed inwardly, it will provoke the destruction of an organ. If the anger is directed outwardly, it will create violence, rage. Sometimes the anger is directed towards himself, and then he takes his car and drives himself to death. तो आप समझो पूरा पिक्चर. अब आपको समझ में आएगा कि औरम का किस तरीके से जर्नी डेवलप हुआ. कि एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ किया, और जब उससे लास्ट में आके हमारे सामने पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं ना कि मैंने जीवन भर लोगों के लिए, मेरे घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, मेरे आसपास वालों के लिए किया, इतना सब कुछ किया, और आखिरी में आके कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं, कोई सिंपैथी ही नहीं. आखिरी में आके मेरे को बोल रहे हैं कि तूने ये गलत किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, और अब मेरे को बुरा फील होता है, अब मेरे को बहुत गुस्सा आता है. पेशेंट आया है पाल्पिटेशन के लिए, और आप पूछते हो कि ये सब के चलते हुए कभी आपको सुसाइडल थॉट आया? वो आदमी शॉक हो जाएगा, वो बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब आए. तो औरम में इस तरीके से जो है उसका जर्नी शुरू होता है कि उसने लाइफ टाइम बहुत हेल्प करी, बहुत लोगों के लिए करा, वो लेवल अचीव करने के लिए उसने कोशिश करी, और जब ये लेवल पे आके उसे चीजें नहीं मिलती है जिस तरीके से उसने काम किया है लोगों के लिए, वो शैटर हो जाता है और टूट जाता है, और हार्ट कंप्लेंट्स आ जाती है, और वो सब चीजें अगर अंदर रह गई तो इंफाक्ट बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, आदमी डायरेक्ट मर जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा अगर उसे कंट्रोल पहले की स्टेज में नहीं किया गया. और अगर आउटवर्डली दिखाया गया तो इट विल बी वेरी रेज, बहुत ज्यादा गुस्सा, खतरनाक गुस्सा, वॉयलेंट एंगर वो है, वो शो करेगा. और ये पूरी जर्नी. और कभी जब गुस्सा एक्सट्रीम हो गया, गाड़ी में बैठेगा, ले जाएगा और ठोक देगा, मरने की इच्छा हो जाएगी, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी. तो ये पूरी जर्नी थी औरम की, औरम के एंगर की, है ना. तो हमने जो रूब्रिक था, हमने सबसे पहले फर्स्ट मंथ में जब माइंड सेक्शन शुरू किया था, हमने अबेंडेंट रूब्रिक देखा था, 4 सेकंड फीलिंग जो रूब्रिक देखा था, और उसमें सबसे पहली रेमेडी थी ऑरम, 3 मार्क्स में. ऑरम, सोरिनम और पल्सेटिला. तो हमें 2 रूब्रिक्स क्लियर हो गई. जो लोग नए ज्वाइन हुए उनके लिए भी बताता हूँ कि जो अबेंडेंट रूब्रिक है, 4 सेकंड फीलिंग है कि जब मेरे को जरूरत थी, जब मेरे को लोगों के सहारे की जरूरत थी, उस समय तुमने मेरे को अकेले छोड़ दिया. ये फीलिंग, 4 सेकंड फीलिंग, उसमें 3 रेमेडीज होती है. उसमें सबसे पहली होती है ऑरम, सेकंड होती है सोरायनम, और थर्ड होती है पल्सेटिला. तो उस रूब्रिक को और एंगर वॉलेंट में हमने ऑरम को कनेक्ट किया, और हमें ऑरम का पिक्चर समझ में आया. और इसी से हमने एक और रूब्रिक कनेक्ट कर दिया, सुसाइडल डिस्पोजिशन, क्योंकि जब हम वो पढ़ेंगे हमें पता चलेगा वहां पे ऑरम क्यों है. तो उसकी जर्नी ये थी. ओके, क्लियर है सभी लोगों को, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? प्लीज यस नो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट रेमेडी के साथ. ठीक है. सो देखिए, नेक्स्ट रेमेडी जो लिखा है वो है ब्रायोनिया, है ना. अब ब्रायोनिया में एंगर क्यों है? इन ब्रायोनिया द की वर्ड इज इरिटेबिलिटी. हमें पता है ब्रायोनिया चिड़ 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 करता है सिर्फ दिन भर. बीमार होता है तो वो अकेला रहना पसंद करता है, इरिटेबिलिटी होती है, मेरे पास मत आओ, दूर चले जाओ, मेरे को अकेला छोड़ दो, ये इरिटेबिलिटी. इन ब्रायोनिया द की वर्ड इज इरिटेबिलिटी, especially when something is imposed upon him, when he has to do something and he doesn't feel like. जब उसको कुछ करने की इच्छा नहीं है और उस पर इम्पोज किया गया कि भाई तू ये कर ले कर ले कर ले, उस समय इरिटेबिलिटी. And when there is any pain or discomfort with it, this can provoke anger. और जब ये प्रोवोक किया जा रहा है, ये उसके ऊपर थोपा जा रहा है कि तू ये काम कर ले कर ले कर ले, तो डेवलप होगा गुस्सा. देखिए, मैंने एसेंस ऑफ मटेरिया मेडिका के सेशन में ब्रायोनिया लिया था. ब्रायोनिया में वहां पे लिखा हुआ था कि अगर पेशेंट बीमार है, अक्यूट कंडीशन में, फीवर में है,
उसकी बीवी उसके लिए चाय लेके आ रही है कि आप चाय पियोगे, उसे अंदर से प्यास लग रही है, थर्स्टी है वो, उसे पीना भी है, बट उसमें इम्पोज किया जा रहा है कि तू भाई पी ले पी ले पी ले, वो गुस्से से चाय फेंक देगा। वो बोलेगा अरे जाओ यार तुम चले जाओ, बट उससे थोड़ी देर बाद बार बार ये बताया ना, तो शायद क्योंकि वो थर्स्टी था, वो पी भी लेगा, बट शुरुआती में जो उसका रिस्पॉन्स रहेगा तो वो रहेगा इरिटेबिलिटी। ये हमें ब्रायोनिया का पता है, क्योंकि हमने ड्रग पिक्चर देखा हुआ है। So when he has to do something and he doesn't feel like, and when there is any pain or discomfort with it, this can provoke anger. In this anger, you must leave them alone. ब्रायोनिया का मेन फीचर अक्यूट्स में बहुत काम का है कि पेशेंट से हमें पूछना होता है कि यू नीड डिजायर, मतलब तुमको लोगों की इच्छा हो रही है, लोग तुम्हारे पास बैठे, अफेक्शन चाहिए, ये वो, तो अक्यूट में रेमेडी आती है, पल्सिटी ला आ सकती है। और अगर आपको ऐसा दिखता है कि अक्यूट कंडीशन में भाई ये आदमी नॉर्मल था क्यूट से पहले तक, बट अब पता चल रहा है कि ये आदमी को बहुत इरिटेबिलिटी हो रही है, रूम में अकेला बैठा है, कोई जा रहा है तो भी वो बहुत गुस्सा खा रहा है, तो जो अकेले रहने का डिजायर टू बी अलोन, और उसके कारण इरिटेबिलिटी जो आ रही है, वो ब्रायोनिया का फीचर। सो बिकॉज इफ यू डिस्टर्ब देम और ट्राई नहीं, this can provoke anger. In this anger you must leave them alone, because if you disturb them or try to console them, they get even more irritable or angry. और अगर तुम गए उसे समझाने की कोशिश करिए, वो और ज्यादा गुस्सा खाएगा। He will not be able to declare to you what is going on. He is just cross. Leave me alone. He will not tell you what it is that is provoking his anger. If you leave them, the next day they will be normal again. अगर उस आदमी को उस स्टेट पे छोड़ दिया, अगले दिन वो ठीक हो जाए, पर जाके अगर आपने बार बार पर उसमें उंगली करी, तो वो और ज्यादा गुस्सा होगा। If you leave them, the next day they will be normal again. At night, they quarrel with their wife. They go to sleep on the couch downstairs. The next morning, they have forgotten everything. तो रात हुई, झगड़ा कर रहा है बीवी से, नीचे जाके सो गया, दूसरे बिस्तर में हॉल में जाके सो गया, सुबह उठा सब भूल गया। तो इस तरीके का इरिटेबिलिटी होता है ब्रायोनिया, और इसीलिए एंगर में ये रेमेडी। Things that irritate Bryonia are the things that occupy him the most. That is to say, his business, his work, money, the future. तो ये चीजें हमें पता है, ब्रायोनिया के दिमाग में सिर्फ फ्यूचर, पैसा पैसा पैसा, बीमारी में भी पैसा, काम कैसे चल रहा है, ये वो चलता है। और इस इंसान को यही सब चीजें जो है वो ज्यादा इरिटेट भी करती है, बट उसके दिमाग में चलता भी वही है। एंड ब्रायोनिया हैज अ फियर ऑफ पॉवर्टी। क्यों इस इंसान में ये सब चीजें क्यों चलती है? बिकॉज उसे डर रहता है कि भाई मैं गरीब तो नहीं हूँ, मेरे से पैसा सब छीन तो नहीं जाएगा। पैसा होगा तो भी इस इंसान को ये डर लगा रहेगा कि मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा। फियर ऑफ पॉवर्टी उसमें मेन रेमेडी होती है ब्रायोनिया। ये सब के चलते हुए उसके दिमाग में हमेशा सिर्फ बिजनेस, वर्क, मनी, फ्यूचर के थॉट चलते रहते हैं, और यही सब थॉट जो है उसे लॉन्ग टर्म में जो है इरिटेबिलिटी उसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं। एंड दे आर ऑलवेज टेकिंग प्रिकॉशंस अबाउट द फ्यूचर। और फ्यूचर के बारे में हमेशा कि भाई मैं गरीब नहीं होना चाहिए, बस लाइक कैलकुलेट। एंड दिस आर द पीपल विथ थाउजेंड एंड वन इंश्योरेंसेस। यू नेवर नो, इवन इन फ्रेंडली कन्वर्सेशंस दे कैन नॉट बी साइलेंट अबाउट देयर वर्क। तो कहीं मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, वहां पे भी सिर्फ वर्क की बात करना। दे टॉक अबाउट देयर बिजनेस, दे आर हार्ड वर्कर्स, materialistic, down to earth, very young. They will work late in the evening, even at weekends. They will not go and take a vacation. They are afraid to get old and wanting. And they are rather shy, especially with strangers. They are more interested in the stock market than in society. तो उन्हें काम, बिजनेस, ये सब चीजों में ज्यादा होता है, और इसी सब के चलते हुए उसमें इरिटेबिलिटी आती है, गुस्सा। आई होप आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट रेमेडी विच इज रिटर्न इज कैमोमिला। और मैंने सबसे पहले डाला था एनएम चौधरी सर इसके बारे में कहते हैं, कैमोमिला के बारे में। क्या वर्ड था? कैमोमिला इज द मोस्ट अगलीस्ट रेमेडी ऑफ मट रेमेडी, मतलब सबसे पागल, अगली एकदम, कि बच्चा दिमाग खराब कर देता है माँ बाप, इतना ऐसा बेकार होता है, एकदम क्रॉस। तो एनएम चौधरी सर का डिस्क्रिप्शन वाज कि वेरी द अगलीस्ट चाइल्ड ऑफ कैमोमिला। तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगर वाले रूब्रिक में 3 मार्क में प्रेजेंट होना है ही कैमोमिला ने, तो उसका मैं बताता हूँ डिस्क्रिप्शन। कैमोमिला, everything in chamomilla is impulsive, vehement, quick, explosive, but it goes as quickly as it comes. जैसे आता है वैसे ही उतनी जल्दी चला भी जाता है।
ये सबने एकोनाइट में देखा। बट जब करेगा उस समय इट विल बी वेरी इम्पल्सिव, वेरी क्विक, वेरी एक्सप्लोसिव, but it goes as quickly as it comes. It will rarely come as far as a stroke in chamomilla. They are very touchy. They have an aversion to be touched. For instance, they will send the doctor away. They will say they are not sick to avoid to be touched. Like bryonia, they can become violent from pain. तो acute sense of pain होता है कैमोमिला। दूसरे लोगों को लग सकता है कि यार ये तो नॉर्मल चीज हुई है, इतना क्यों पागल हो रहा है, इतना क्यों शो कर रहा है कि मुझे इतना दर्द। बट कैमोमिला का पेशेंट कैन नॉट बेयर पेन, और वो पेन के कारण मेनली जो है वो कैमोमिला में ये इस तरीके की इरिटेबिलिटी, इम्पल्सिवनेस, एक्सप्लोसिवनेस जो है वो डेवलप होती है। और सबसे मेन फीचर जो आता है लाइक ब्रायोनिया की, ब्रायोनिया में तो होता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, इसमें होता है कि मेरे को देखो भी मत, मेरे को टच भी मत करो। तो डॉक्टर भी आया चेक करने के लिए तो उसे भी भेज देगा कि भाई तुम चले जाओ, मेरे को टच मत करो, मैं सब ठीक। दिस इज कैमोमिला टू अवॉइड टू बी टच्ड। लाइक ब्रायोनिया दे कैन बिकम वायलेंट फ्रॉम पेन। वायलेंट फ्रॉम पेन में आता है हिपार सेल्फ भी आता है, हाँ। अक्यूट सेंस ऑफ पेन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी जो हमें पता है हिपार सेल्फ। But bryonia will be irritable from pain and chamomilla will be violent. तो चिड़चिड़ अगर पेशेंट कर रहा है दैट इज ब्रायोनिया। गुस्सा कर रहा है, बहुत वायलेंट है, चीजें फेंक रहा है ये वो, या ऐसा वायलेंस शो कर रहा है, हमें समझ में आता है इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी का फर्क, दैट विल बी कैमोमिला। कैमोमिला does not control his anger, and he does not control his impatience, and he does not control his impulses. When a chamomilla baby or child comes into your practice, you will know the best thing to do is quickly send the child away with the grandmother in the waiting room and continue the anamnesis with parents. और यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है कि as soon as the chamomilla child comes into your OPD, आपको समझ जाता है कि हाँ ये एकदम क्रॉस है, अगली है, बहुत गुस्सा खा रहा है, बिना कारण चिड़चिड़ कर रहा है, तो यू जस्ट सेंड देम कि भाई तुम जाओ बाहर बैठो और पेरेंट्स के साथ में आप कन्वर्सेशन करोगे, क्योंकि आपको वहां करने ही नहीं देगा, वो इतना इरिटेबल होगा। एंड दे आर हॉट ब्लडेड पर्सन्स एंड अनकवर देयर फीट इफ दे कैन एंड परस्पायर ऑन देयर स्कैल्प एट नाइट, लाइक स्कैल्प बैक ऑफ द नेक, जैसे कि कैलकेरिया जैसा। तो हॉट पर्सन होता है and they are never satisfied, dissatisfaction होता है इनमें बहुत। they are very capricious। हमें पता है कैमोमिला में कैसा कि want one thing, जैसे हमने उसे दी वो बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ, capricious है। and most of all they are very restless child। a keynote is that the restlessness is ameliorated by quick motion, for instance in a car or when being rocked। तो हमें पता है कि इस तरीके का चाइल्ड, कैमोमिला चाइल्ड, शांत कैसे होता है, बाय बीइंग रॉकिंग, साथ में लेके उसे चलो, बाय बीइंग कैरिड, कैरिड बीइंग से कैमोमिला का पेशेंट जो है वो अच्छा होता है। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, बच्चा रो रहा है, एकदम छोटा बच्चा है, आपको लग रहा है कैमोमिला है, माँ ने उसको सिर्फ लिया, रॉक किया, जल्दी जल्दी कैरी किया, वो पेशेंट शांत हो गया, उसे नीचे बिठाया फिर रोने लग गया, फिर कैरी किया फिर शांत हो गया। कैरी करने से, फास्ट तरीके से रॉक करने से जो है ये पेशेंट एम्यूलरेट होता है। एंड चिल्ड्रन सफर फ्रॉम ओटाइटिस मीडिया एंड ड्यूरिंग पेन एंड फीवर्स देयर इज जनरल एग्रेवेशन एट 9 AM। कैमोमिला का एग्रेवेशन इज 9 AM। 9 AM और 9 PM दोनों है शायद, बट AM तो कंफर्म है, ठीक है। They can be very quarrelsome and rather uncivil in their behavior, and they are vexed by trifles। छोटी छोटी बातें इन लोगों को बहुत गुस्सा दिलाती है, बहुत एंगर क्रिएट करवाती है। सो आई होप कैमोमिला भी आपको समझाओ कि कैमोमिला में एंगर क्यों। नेक्स्ट रेमेडी, वो भी बहुत अक्यूट रेमेडी है, ये हमारी आज की लास्ट रेमेडी होगी, फिर हमारा हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इट विल बी कंफ्यूजिंग। बट हमने फुल टाइम देके बहुत कुछ पढ़ा है आज। सो द नेक्स्ट रेमेडी इज हिपार सल्फ। इसमें हिपार सल्फ लिखा है, हाँ है, हिपार सल्फ। सो हिपार is usually described as one of the most angry person in the materia medica। हिपार सेल्फ में भी बहुत गुस्सा होता है, हमें पता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है और हाईली इंपल्सिव होता है, गुस्सा भी बहुत होता है पर्सन इन materia medica। इट इज ट्रू
that they are touchy. They are in fact as touchy mentally as physically. It is also true that they are easily dissatisfied with themselves and with others. They may be able to kill somebody who offend them. तो इतना गुस्सा कि वो किसी को मार भी सकता है, मार मतलब जान से मार सकता है. They may be able to kill somebody who offends them. They may be able to set things on fire out of anger, but this is not always the case. One of the authors that doubts the fact that Hippar is always an angry and irritable person is Vitulkas. He describes them as peaceful and friendly people with frustrations when they are not properly understood or appreciated. तो विदुलदास सर कहते हैं कि normally they are peaceful people, they are friendly people, जिनमें frustrations बहुत ज्यादा होती है ना. और जब ये फ्रस्ट्रेशंस कब डेवलप होती है, जब इन तरीके के पेशेंट को, हिपार सेल्फ के पेशेंट को सही तरीके से समझा नहीं जाए, व्हेन दे आर नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड और प्रॉपर्ली अप्रिशिएटेड, उस समय इन लोगों के अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है. एंड दिस फ्रस्ट्रेशन कैन ब्रिंग आउट सिम्टम्स लाइक इरिटेबिलिटी, but the anger does not have to be as violent as usually described. In fact, the two elements in the two elements it is made of, calcarea and sulfur, are both known to have those kinds of violent outbursts. तो हमें पता है कि हेल्पार सेल्फ इज एन एलिमेंटल रेमेडी जिसमें इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकेरिया एज वेल एज सल्फर. तो उन दोनों रेमेडीज में भी इंडिविजुअली देयर इज वायलेंट आउटबर्स्ट. तो विथुल का सर का एक्सप्लेनेशन है, दे आर नॉट ऑलवेज एंग्री, दे आर नॉट ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड. इसका हिपार सेल्फ का जो डेवलपमेंट है फ्रस्ट्रेशन का, इट विल बी व्हेन दे आर नॉट अप्रिशिएटेड, दे आर नॉट अंडरस्टूड, उन्हें समझा नहीं जाए, उस समय ये लोग बहुत गुस्सा होते हैं. और बाकी चीजें आपको हिपार सेल्फ की पता है, बस इतने डिस्क्रिप्शन. So that's why Hipar self is also mentioned in this rule.